कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को भी? सेहत के साथ साथ इसकी वर्जिश करो, इसकी बाद में। हाँ, एओ ह्यूम क्या पूछी? एओ ह्यूम के बारे में क्या बताना है? वो पूरी स्टोरी जो थी, वो ऐसा जिसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने का कि वो एओ ह्यूम कौन है। एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर है, ठीक है। उनको एक लिबरल माना जाता है। तो जो सेफ्टी वॉल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये था कि एओ ह्यूम को वैडरबर्न ने लिखा है, जो एओ ह्यूम के बायोग्राफी लिखी थी उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू वैडरबर्न, एओ ह्यूम को कहीं से रिपोर्ट मिली कि भारत में जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है वो नाखुश है गवर्नमेंट से, और एक फिर से कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत की जा रही है। अब एओ ह्यूम को क्या लगा, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी डफरिन को। डफरिन ने कहा भैया एक ऐसा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिससे हमें ये तो पता चले कि लोगों को हमसे किस बात की परेशानी है। परेशानी तो पता किस बात की परेशानी, उसके लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना गया। डफरिन के सहयोग से एओ ह्यूम ने बनाया। और ये कॉन्स्पिरेसी है कि जो जो ये लोग क्या कहते हैं, इसी को सेफ्टी वॉल कहा गया कि जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी शिकायतें हमें पता चले, जिसको हम एक सेफ्टी वॉल के रूप में हम उसे रिलीज कर सकें, इस प्रेशर को। ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है। हम लोग कल बाइकआउट पे चल रहे थे, ठीक। स्वदेशी मूवमेंट पे लास्ट पॉइंट क्या था? ढाका अनुशासन। अगला पॉइंट लिख लो। रेजिस्टेंस वॉज ऑल्सो सीन इन कल्चरल स्फीयर। Resistance was also seen in the cultural sphere. Cultural sphere. Rabindranath Tagore wrote Amar Sonar Bangla. अमर सोनार बांग्ला। और ये तो पता ही है, यही अमर सोनार बांग्ला बाद में नेशनल एंथम बनता है बांग्लादेश का। तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ये एक मैसेज था, एक स्लोगन था कि बंगाल का जो पार्टीशन है उसको फिर से वापस लिया जाए। एक एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट चल रहा है ना, उसी का ये भी एक स्लोगन, एक समझ लो उस समय ज्यादा बोला जा रहा था। इट वॉज अ सिंबल फॉर अ यूनिफाइड बंगाल। अगला पॉइंट, अवनिंद्रनाथ बोस, सॉरी, टैगोर ही है, अवनिंद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्र नाथ टैगोर broke the dominance of Victorian art, and promoted indigenous art. Victorian art and promoted indigenous art. इंडियन ओरिएंटल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है, इन्हीं अवनिंद्रनाथ बोस ने इन्हीं टाइम बनाया था, इसी टाइम। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ आर्ट। इसका मतलब यह था कि अभी तक भारत की जो आर्ट चल रही थी, कला चल रही थी, उसमें विक्टोरियन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। उस इंपैक्ट को तोड़कर उन्होंने जो इंडिजिनस, जो स्वदेशी कला है, उसको बढ़ावा दिया और एक कॉलेज को स्टैब्लिश किया, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अवनिंद्रनाथ टैगोर, कैलकाटा। हाँ, कैलकाटा में, कैलकाटा बंगाल मूवमेंट सब वहीं चल रहा है ना, कैलकाटा। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? बंगाल पार्टीशन वापस हुआ? हुआ, लेकिन उस समय नहीं हुआ जब मूवमेंट, हाँ कुछ आंसर ठीक था, मैंने कुछ कहा नहीं।
जब मूवमेंट ठंडा हो गया उसके बाद पार्टीशन वापस लिया गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसी टाइम पीरियड में हुई 1905 से लेकर 1911 के बीच कि कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। कांग्रेस का स्प्लिट हो गया किस बेसिस पे? इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट किस बात की थी, अब इसकी बात कर लेते हैं। अगली हेडिंग डालिए, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए। बिफोर सूरत, बिफोर द सूरत split, the session of Congress in 1905 was held at Banaras, GK Gokhale, Gopal Krishna Gokhale was the president of this session, was the president of this session. Was the president of this session. इस सेशन में स्वदेशी और बाइकॉट का जो प्रपोजल है वो पास किया गया। इन दिस सेशन द प्रपोजल ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट was accepted by Congress. Swadeshi and boycott was accepted by Congress. देखिए, बाइकॉट किसकी टैक्टिक्स थी? एक्सट्रीमिस्ट की। पिटीशन प्रेयर और प्रपोजल मॉडरेट्स की थी। जब बाइकॉट को कांग्रेस ने स्वीकार किया तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट जो थे अब नेशनल प्लेटफॉर्म में सामने आ रहे थे। ये बात मॉडरेट्स को नागवार थी कि अभी तक कांग्रेस में मोनोपोली किसकी थी? मॉडरेट्स की थी। जब एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स को एक्सेप्ट कांग्रेस ने किया तो कहीं ना कहीं अब एक्सट्रीमिस्ट जो है नेशनल सिनेरियो में आगे आ रहे हैं मॉडरेट से। ये बात मॉडरेट स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये इशू और आगे बढ़ा कब? जब अगला सेशन होता है। इन द सेशन ऑफ कैलकाटा नेक्स्ट ईयर, इन द सेशन ऑफ कैलकाटा नेक्स्ट ईयर, extremists wanted to make Lala Rajpat Rai as the president, Lala Rajpat Rai as the president. However, due to the personality of Dadabhai Naoroji, they compromised with the presidentship. They compromised with the presidentship. तो 1906 में कौन प्रेसिडेंट बना? बनाना ये लोग लाला लाजपत राय को चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट के तीन लाल बाल पाल, ये तो पता है ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र तिलक और वो, ठीक, बिपिन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक। ये बेसिकली यही तीनों जो थे जो एक्सट्रीमिस्ट के फ्लैग बीरर थे। इन्हीं के माध्यम से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या फिलॉसफी आगे बढ़ रही थी। तो 1906 में कांग्रेस पर कंट्रोल करने के लिए लाला लाजपत राय का नाम आगे रखा गया प्रेसिडेंटशिप के लिए। बट चूंकि दादाभाई नौरोजी, अब मॉडरेट्स ने क्या किया? उन्होंने दादाभाई नौरोजी का नाम सामने रखा। दादाभाई नौरोजी की पर्सनैलिटी उस समय ऐसी थी कि उनके सामने कोई सामने खड़ा ही नहीं होना चाहता, इसीलिए चुपचाप सहमति मान ली गई दादाभाई नौरोजी के नाम पे। बट एक्सट्रीमिस्ट ने एक काम किया, अपने 4 प्रपोजल इस सेशन में पास करा लिए। 2 तो स्वदेशी बाइकॉट आगे लिखे। इन दिस सेशन, हाउएवर, एक्सट्रीमिस्ट सक्सीडेड इन passing the proposal of boycott, Swadeshi, Swaraj and national education. एक तो इससे पहले वाले 2 स्वदेशी और बाइकॉट, इसमें क्या 2 ऐड कर दिए गए?
स्वराज और नेशनल एजुकेशन। अब क्वेश्चन आ जाए कि किस कांग्रेस सेशन में पहली बार स्वराज की बात की गई थी, तो 1906 का कैलकाटा सेशन। ठीक है, तो अब ये स्थिति मॉडरेट्स के लिए क्या थी? मॉडरेट्स अपने प्रेसिडेंट को तो उन्होंने बना लिया, बट चूंकि चारों प्रपोजल पास हो गए थे, ये मॉडरेट्स के लिए चैलेंज था। भैया अभी तक तो हम ही लीडर थे यहाँ के, अब एक्सट्रीमिस्ट हमें चैलेंज कर रहे हैं। 1907 में सिचुएशन और ये खतरनाक हो गई। कब? सेशन होने वाला था नागपुर में, जो एक्सट्रीमिस्ट का गढ़ था। तिलक यहीं के थे ना, इनको वही मतलब तिलक यहीं के थे। इनको डर था कि अगर नागपुर में सेशन हुआ तो तिलक प्रेसिडेंट आराम से बन जाएंगे, क्योंकि वोटिंग होती और तिलक वहां प्रेसिडेंट बन जाते। इसीलिए चालाकी से सेशन कहां शिफ्ट कर दिया गया? सूरत में। अगला पॉइंट, in 1907 the session was to be held at Nagpur. However, moderates succeeded in shifting the session to Surat. नागपुर में होने वाला था, बट मॉडरेट सफल हो। However, moderates succeeded in shifting the session from Nagpur to Surat. From Nagpur to Surat. अब भैया, अब पहला जो रस्साकसी समझते हैं ना, खींचातानी हो रही है, कौन बढ़त बना रहा है, तो पहले स्टेज में तो मॉडरेट्स ने बढ़त बना ली। सेशन होना वाला था नागपुर में, सेशन शिफ्ट हो गया सूरत में। दूसरा स्टेज आया कि अब भैया प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट ने नाम लिया तिलक का, भैया तिलक को बनाइए, लेकिन मॉडरेट्स ने नाम लिया रास बिहारी घोष का, और रास बिहारी घोष जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है, तिलक कभी भी कांग्रेस का स्प्लिट नहीं चाहते थे। उनको पता था अगर वोटिंग हुई तो कांग्रेस का स्प्लिट पक्का है, क्योंकि अभी तक जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता था वो चुपचाप नॉमिनेट हो जाता, भाई ये प्रेसिडेंट है, हर आदमी स्वीकार कर लेता, इसलिए वोटिंग कोई नहीं चाहता था। तो जब मॉडरेट ने रास बिहारी घोष का नाम लिया तो चुपचाप तिलक ने अपना नाम वापस ले लिया। तो अगले सेशन में अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष। देखिए, रास बिहारी घोष, घोष घोष घोष, बोस बाद में आएंगे, ये घोष है, रास बिहारी घोष। बट अब दोनों स्टेज में जीत रहे हैं, मॉडरेट ने सेशन भी चेंज करा लिया और अपना प्रेसिडेंट भी बना लिया। दिक्कत ये आई, अब जो चारों इससे पहले प्रपोजल पास हुए थे, ये ओपन मीटिंग में ये लोग रखना ही नहीं चाहते थे। मॉडरेट जो चारों प्रपोजल थे, इसको ओपन मीटिंग में रखना नहीं चाहते। इनको पता था इस पर वोटिंग होगी तो एक्सट्रीमिस्ट फिर से अपने प्रपोजल पास करा लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि भैया क्लोज मीटिंग में चारों प्रपोजल रख के पास कराने की बात की, कि क्लोज मीटिंग कर लेंगे अपने अपने लोग, हम पास करा लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हम ही हैं। ये बात एक्सट्रीमिस्ट को पता चल गई, और तिलक इसको अपोज कर रहे थे, कि इसको अपोज करना चाहते थे, भैया जो अभी तक प्रपोजल ओपन मीटिंग में हो रहा तो ओपन मीटिंग में रखा जाए। तिलक को बोलने ही नहीं दिया गया। और हुआ क्या, जब तिलक जबरदस्ती बोलने के लिए शुरू किए तो पीछे से सबसे पहले किसी ने अंडा और बाद में चप्पल धर दी ऊपर। अंडे भी है उसमें, अंडे और चप्पल। अब भैया एक्सट्रीमिस्ट तो पहले से गर्मपंथी, वो क्यों पीछे हटे? उन्होंने उठा ली कुर्सियां और मंच पे फेंकना शुरू कर दिया। यही इसी चप्पल, कुर्सी और अंडेबाजी में हुआ क्या, कांग्रेस का सेशन वहीं डिसॉल्व कर दिया गया। और मॉडरेट्स ने, चूंकि प्रेसिडेंटशिप उन्हीं के पास थी, तो ये चुपचाप ही डिसाइड कर लिया कि एक्सट्रीमिस्ट को अब कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा। यही कांग्रेस स्प्लिट है, या सूरत स्प्लिट है। बात समझ आ गई? और जो नेक्स्ट सेशन हुआ, कल लिख लिया गया, ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट समय। हाँ, अभी तक यही होता रहा था कि सबकी सहमति से पास हो रहा है, लेकिन अब चूंकि प्रेसिडेंटशिप उनका था तो उन्होंने ओपन में एक क्लोज मीटिंग करा के पास करा लेते। अभी तक कांग्रेस की यही रिचुअल थी, यही रियायत थी कि हमेशा जो पास होते थे वो ओपन मीटिंग में ही होते थे, क्योंकि कांग्रेस पे इस समय तक वर्किंग कमेटी नहीं बनी है। वर्किंग कमेटी कब बनी है? बाद में, जब गांधीयन आते हैं टाइम पीरियड, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनती है 300 लोगों की, और डिसीजन वो लेती है। अभी तक ओपन मीटिंग में हो रहा था।
ओपन मीटिंग। देखो अभी तक क्या था कि सपोर्ट किस लिए किए, कांग्रेस का स्प्लिट कोई नहीं चाह रहा है, मॉडरेट्स क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो ये कोई नहीं चाह रहा कि स्प्लिट हो, क्योंकि ये पता अगर ओपन वोटिंग हो गई तो कांग्रेस का बंटवारा हो जाएगा, गुट बढ़ जाएंगे ना, कोई एक गुट को सपोर्ट करेगा, दूसरा दूसरे गुट को सपोर्ट करेगा। तो चारों जो प्रपोजल पास हुए ओपन मीटिंग में पास कर लिए गए। 1907 में मॉडरेट्स को लग रहा था कि अब फिर से प्रपोजल पास हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये सब शुरू कर दिया, उनको बोलने ही ना दो और चारों प्रपोजल जो पास हुए थे उनको वापस ले लेते हैं। 1906 के जो चारों प्रपोजल पास हुए थे उनको वापस ले लेते हैं एक क्लोज मीटिंग में, और ये लोग क्या कह रहे हैं, ओपन मीटिंग करो जो आज तक हो रहा है। इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया। वही चारों प्रपोजल, जो चारों प्रपोजल है, हाँ प्रपोजल मतलब यही है ना, कांग्रेस तय कर लेता है कि साल भर हमें इसी चीजों पे हम काम करेंगे, तो चार जो चीजें इन्हीं में हम साल भर काम करेंगे, यही सेशन तो एक ही बार हो रहा है ना साल में, तो वो मैनिफेस्ट प्रपोजल के मैनिफेस्टो है, हम इस पे काम करेंगे बस। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग दिस स्प्लिट it was decided that the gate of Congress will be closed for extremists. That the gate of Congress will be closed for extremists. ठीक, अब अगला सेशन जो 1908 का होना था वो इलाहाबाद में होना था, लेकिन एक चेंज करके ले गए साउथ में, मद्रास में सेशन हुआ 1908 का, और इस सेशन में तय किया गया कि अब एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में कोई जगह नहीं दी जाएगी। यही पूरा कांग्रेस जो पूरा सूरत स्प्लिट है, पूरा इसका यही कहानी है। ठीक है, अब 1907 से लेकर 1900 लगभग 16 तक मॉडरेट जो है कांग्रेस के लिए, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। 16 में फिर से एक्सट्रीमिस्ट के लिए कोई जगह नहीं थी। एक्सट्रीमिस्ट को 1916 में फिर से कांग्रेस में एंट्री मिलेगी, कब? जब तिलक पैक्ट होगा बाद में, लखनऊ पैक्ट जिसे हम कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए। अब बंगाल पार्टीशन का क्या हुआ? इन द ईयर 1911 the decision for Bengal partition was revoked, रद्द कर दिया गया, was revoked during a Delhi Darbar, Delhi Darbar which was held at Delhi, which was held at Delhi. दिल्ली दरबार के टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स लिख लीजिए, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड वो नाम लॉर्ड हार्डिंग्स कहते हैं, टाइटल टाइप का है, वहां लॉर्ड कह देते हैं ना जमींदारों के लिए, लॉर्ड जो अच्छे जो ऊपर स्टेट ऑफ सोसाइटी को लॉर्ड नाम देते, लॉर्ड हार्डिंग्स, जितने सब लॉर्ड ही लॉर्ड चलेंगे। लॉर्ड हार्डिंग्स अभी नहीं, 1911 तरीके। किंग कौन है? जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स है, राजा है जॉर्ज फिफ्थ, इसकी क्वीन थी मैरी साथ, राजा रानी दोनों साथ ही आए थे, क्वीन मैरी। इसी दिल्ली दरबार में तय किया गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इज रिवोक्ड, और 1912 में कैपिटल चेंज हो गई कैलकाटा से दिल्ली, लिख लीजिए। एंड इन द ईयर 1912 द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। was changed from Calcutta to Delhi। और अल्टीमेटली जो अभी तक इंडिया की पॉलिटिक्स का सेंटर हुआ करता था बंगाल, वो चेंज हो गया। बंगाल पार्टीशन इसीलिए तो किया गया था ना, कर्जन ने किया था, जो सेंटर है इंडियन नेशनलिज्म का, उसी को ब्रेक करना चाहते थे, और वो क्या था? बंगाल था। अल्टीमेटली यही हुआ। कैसे? कैपिटल ही शिफ्ट कर दी गई कि अब जो कुछ होगा दिल्ली होगा, अब बंगाल को तो अभी तक हम जो दे रहे थे प्रायोरिटी, वो खत्म करो, दिल्ली में आ गए 1912।
अब एक अगली हेडिंग डाल लीजिए, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, or during the time period of Swadeshi movement, a group of Muslim leaders, went on to meet the Governor General at Shimla. इसको went on to meet the Governor General at Shimla. इसको शिमला मिशन भी बोला गया है। went on to meet the Governor General at Shimla. किस लिए? ये थे इस बात के पक्षधर कि जो बंगाल का, एक तो कह रहे बंगाल का पार्टीशन वापस लो, ये कह रहे भैया पार्टीशन वापस मत लो। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते थे हमें मिल गया है। हमें ईस्ट बंगाल मिल गया है, इसको चेंज मत करो। ठीक, ईस्ट बंगाल चूंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसको चेंज मत करिए। और इन्होंने यही जाकर अब क्या कह रहे हैं, सरकार से क्या कहते हैं, अब हमें मदद देना शुरू करिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इन्होंने डिमांड की। यहां एक चीज कल लिख लेना, कल मैंने एक चीज बता दी थी, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल है, इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसका नाम था फुलर, लिखो यहां पे, और इसके थे एंड्रू फ्रेजर, वेस्ट बंगाल के। ईस्ट बंगाल के हैं फुलर और वेस्ट बंगाल के थे एंड्रू फ्रेजर। और जो दो पत्नी वाला कॉन्सेप्ट है ये फुलर का है। आई हैव अ टू वाइफ, अ मोहम्मदन एंड अ हिंदू, एंड आई लव माई मोहम्मदन वाइफ मोर देन हिंदू वाइफ। ये फुलर का है स्टेटमेंट। बॉम्ब फील्ड फुलर, फुलर लिख लीजिए बस नाम चेंज कर लीजिए। जब बंगाल को बंटवारा हुआ तो एक ईस्ट बंगाल बना, एक वेस्ट बंगाल बना। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ईस्ट बंगाल वाला फुलर बनाए गए, और जो वेस्ट बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर बनाए गए थे। तो जहां आपने यहां लिखा था, यहां चेंज कर लीजिए, फुलर है ये। हाँ, जो टू वाइफ वाला था वो फुलर का है। हाँ, आपका लाइन में थी क्या? फुलर कहते हैं कि आई हैव अ टू वाइफ, अ मोहम्मदन एंड अ हिंदू, एंड आई लव माई मोहम्मदन वाइफ मोर देन हिंदू। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की है। तो ये कहते हैं मेरे दो वाइफ हो गई, हिंदू और मुस्लिम, और मैं मुस्लिम को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। बेसिकली जो कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बढ़ावा देना चाह रहे थे इस स्टेटमेंट के थ्रू। क्वेश्चन चूंकि पूछा हुआ है फुलर से रिलेटेड, इसलिए मैंने लिखा दिया था। ठीक है, अब शिमला सेशन का शिमला मिशन इंपॉर्टेंट है कि ये गया था मिलने उस टाइम के गवर्नर जनरल से, किस लिए? कि भैया बंगाल पार्टीशन को वापस मत लेना, और सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसी अक्टूबर 1906 में गए थे, और दिसंबर 1906 में लिखिए, इन दिसंबर 1906 a conference was held at Dhaka. In December 1906, a conference was held at Dhaka under the presidency of Nawab of Dhaka, Salim Ullah Khan. Nawab of Dhaka, Salim Ullah Khan. सलीम उल्ला खान। सलीम उल्ला खान। इसी ढाका का जो सेशन हुआ था, इसी को मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन माना जाता है, और यहीं पर मुस्लिम लीग फॉर्म हुई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वकार उल मुल्क। लिखिए, ड्यूरिंग दिस सेशन
During this session, Muslim League was formed. Muslim League was formed, and the first president of League was वकार उल मुल्क. नाम और बड़ा है लेकिन इतना ही लिख लीजिए, वकार उल मुल्क. वकार उल मुल्क. वकार उल मुल्क. In the session of Amritsar 1908, in the session of Amritsar 1908, Muslim League demand for separate electorate. मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट 1908 में. अब भैया अब आएगा 1909 का मिंटो मॉर्ले एक्ट. लिखो अगला हेडिंग डाल के, मिंटो मॉर्ले एक्ट. नहीं, उन्होंने नहीं कहा. कॉन्स्टिट्यूशन जब उनका बन गया, लीग बन गई, तब उन्होंने 1908 में अमृतसर में पहली बार बात रखी. मिंटो मॉर्ले एक्ट. मिंटो है इस समय गवर्नर जनरल और मॉर्ले है इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. लिखिए अब, मिंटो मॉर्ले एक्ट was enacted या passed to appease the moderates and Muslim League. Moderate and Muslim League. मॉडरेट क्यों? नहीं, कांग्रेस का पार्ट थे. कांग्रेस मॉडरेट से डिमांड कर रहे हैं ना कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आप इंडियन के पार्टिसिपेशन बढ़ाओ. एक्सट्रीमिस्ट से बातें नहीं कर रहे, मॉडरेट की डिमांड थी. अब चूंकि एक्सट्रीमिस्ट बाहर जा चुके हैं, मॉडरेट ही बच रहे हैं, तो मॉडरेट को अपील करना, बोला भैया तुम लोग ज्यादा सही थे. उनको बताना है ना तुम लोग ज्यादा सही थे, तुम लोग को डिमांड जो कर रहे हैं तुम्हारी डिमांड फुलफिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिंटो मॉर्ले एक्ट. और मुस्लिम लीग किस लिए? मुस्लिम लीग चूंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रही है, इसके लिए जो डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए मिंटो मॉर्ले एक्ट. लिखिए अगला पॉइंट. कुछ 1 2 3 पॉइंट लिख लीजिए मिंटो मॉर्ले एक्ट में था क्या, बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे. लिखिए, द मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल and the membership of central and the provincial legislative assembly was extended. The number of members in the central legislative assembly was extended to 69. 16 से लेकर 1892 में 16 लोगों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रखना था. 1909 में कितने कर दिया गया? बेसिकली 60 किया गया था, बट 9 जो मेंबर थे ये एक्स ऑफिशियो मेंबर थे, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर थे. तो टोटल कितने हो गए? 69. इस 69 में लिखो, यहां बीच में लिख लो, इस 69 में इनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, 37 और 32. 37 कौन से थे? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन लोगों में से इनको चुनना था. और 32 कौन थे? नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल.
नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल। इन 32 में 5 लोगों को नॉमिनेट करना था। ये कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। और 27 लोगों को इलेक्ट करना था। ठीक। अब इन्हीं 27 लोगों को जिनमें इलेक्ट करना था, उनमें 5 जो सीटें थी वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई, विद द हेल्प ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। लिख लीजिए, पूरा डायग्राम बना लीजिए। बात समझ आ गई? टोटल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 69 मेंबर्स थे। 37 मेंबर गवर्नमेंट ऑफिस सरकारी अधिकारी होंगे जो बनेंगे मेंबर। 32 होंगे गैर सरकारी अधिकारी होंगे। इन 32 में से 5 मेंबर्स को गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, जिसको चाहे पसंद के व्यक्ति को पकड़ लिया। 27 लोगों को इलेक्ट करना था। इस 27 में से 5 सीटें जो थी वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई विद द हेल्प ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सीट रिजर्वेशन और रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट में अंतर क्या है? जब कोई सीट रिजर्व की जाती है तो आज भी रिजर्वेशन अपने आप आज भी है ना, SC ST रिजर्वेशन है। हम करते क्या, उसमें जो सीट होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वो उस पे कैंडिडेट लड़ेगा। कौन? उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का लड़ेगा। मान लीजिए SC रिजर्वेशन है तो SC कैंडिडेट लड़ा, लेकिन वोटिंग सब कोई करता है। वोटिंग हर कोई उसको करता है, वो SC हो, वो OBC हो, वो जनरल हो, वो कोई कैटेगरी का हो, वोट सब करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है? एक तो व्यक्ति उसी रिजर्वेशन का होगा और जो इलेक्टोरेट होंगे वो सेपरेट होंगे, उसी की ही रिलीजन को बिलोंग करेंगे। तो अगर मुस्लिम के लिए अगर मैं सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और जो वोटिंग करेंगे सब मुस्लिम ही करेंगे। हिंदू को वोट करना अलाउड नहीं था मुस्लिम्स के लिए। बात समझे? घाटा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो चलो छोड़ो, घाटा क्या है? सबसे बड़ा जो घाटा है सेपरेट इलेक्टोरेट का, गांधी जी ने बाद में जब SC को, जब गांधी और अंबेडकर पैक्ट हुआ था, जब SC को जब सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की तो गांधी ने अपोज किया। उन्होंने कहा रिजर्वेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मत कीजिए। रीजन क्या था? जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होगी तो मान लीजिए मैं किसी XYZ कास्ट या रिलीजन का हूं, तो मैं आपको कैसे पोलराइज करूंगा? मैं कहूंगा ये बेकार है, हम बन जाएंगे, इनको ठोकेंगे सबसे पहले। तो पोलराइजेशन की बात हुई कि नहीं? समाज में फ्रेगमेंटेशन हुआ कि नहीं? अगर मुस्लिम मान लीजिए कैंडिडेट होगा, वो क्या बोलेगा सीधे कि भैया ये हिंदू हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मुझे तुम इलेक्ट करो, मैं इनके साथ ये करूंगा। और एक कहेगा कि मैं मारूंगा, तो दूसरा क्या कहेगा? मैं बन जाऊंगा, मैं काट डालूंगा इन्हें। तो वोट तो आपको ऐसे लेना है ना, जितना ज्यादा आप कम्युनल वॉयलेंस बढ़ाओगे, अब उतना ही ज्यादा आपको लोग वोट देंगे, उतना ही ज्यादा आपको पसंद करेंगे। इसीलिए बोला अच्छा तुम तो, एक कहेगा मैं इनका ये करूंगा, मैं इनका ये करूंगा, बोला मैं करूंगा, मैं मार ही डालूंगा इनको। क्यों? क्योंकि हमें लगा वोट ज्यादा मिल जाएगा। तो इसलिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट गलत था, जिसके लिए गांधी जी ने बाद में SC जब सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई तो गांधी ने मना किया था। अंबेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, लेकिन गांधी का क्या कहना था? ये प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी है, इसको सोसाइटी ठीक करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हम सोसाइटी से नहीं अलग कर दें, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो SC इंडियन सोसाइटी या हिंदू सोसाइटी के पार्ट नहीं रहते, वो उसी दिन सोसाइटी के बाहर निकल जाते। क्यों? क्योंकि अब SC कैंडिडेट खड़ा होगा, अब इसमें भी यही होगा कि जितने ये ऊपर कास्ट वाले इन्होंने बड़ा शोषण किया है, एक कहेगा इनको पीटो, तो एक कहेगा मार डालो, खत्म करो खेली। तो आप सोसाइटी के पार्ट रहा कैसे? और उधर से भी रिएक्शन होगा, जब इधर से एक्शन हो रहा है, रिएक्शन तो उधर से भी होगा ना कि ये अच्छा ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो इनको भी मारो। तो सोसाइटी का फ्रेगमेंटेशन, गांधी इसी को अपोज कर रहे थे। बात समझ नहीं? चलिए आगे। ये है पूरा मिंटो मॉडल। और एक दो और रिफॉर्म जो हुआ था जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ही था। अगला पॉइंट लिख लीजिए। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बढ़ रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स बढ़ रहे हैं वो अनइवन है। कहीं 50 मेंबर एक्सटेंड हो रहे हैं, कहीं 30 हो रहे हैं, तो वो अनइवन थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फिक्स है कि 69 मेंबर बढ़े थे।
ठीक, पूछेगा नहीं, बस मैंने बता दिया, कोई पूछना ले सर आपने एक स्टेटमेंट लिखवाया तो उसका कंप्लीट नहीं किया, तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बढ़े तो वो अनइवन थे, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिए, द एक्सटेंशन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज अनइवन। किसी प्रोविंस में 50 है तो किसी प्रोविंस में 30 तक बढ़ा दिया गया। पॉपुलेशन बना, ज्योग्राफी कभी नहीं बनी। रिपीट कर दें, द एक्सटेंशन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज अनइवन। वॉज अनइवन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस एक्ट में जोड़े गए थे, लिख लीजिए। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली could discuss on budget, and can ask supplementary questions, and can ask supplementary questions। 1892 के एक्ट में भी पहले से आ चुका था प्रोविजन की बजट पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आप डिस्कस करिए, अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा, क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 99 के एक्ट में आपको क्वेश्चन करने का भी अधिकार दे दिया गया। अगला पॉइंट, ड्यू टू दिस एक्ट इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम were provided opportunity Indians for the first time were provided opportunity to become the member of Viceroy Executive Council. To become the member of Viceroy Executive Council. पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने का मौका मिला। और कौन पहले व्यक्ति थे जो शामिल हुए थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एंड एसपी सिन्हा was the first Indian, SP Sinha was the first Indian who became the part of Viceroy Executive Council. वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके साथ साथ दो और भारतीयों को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठा हुआ था उसके भी मेंबर बनने का मौका मिला। लिखिए अगला पॉइंट, टू इंडियंस। अगला पॉइंट, टू इंडियंस। कौन कौन थे इनके नाम? केजी गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी। हाँ, गुप्ता जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी were made the member of Council of Secretary of State. Council of Secretary of State. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द पार्ट ऑफ कैबिनेट। इन लोगों, दो लोगों को नॉमिनेट कर दिया, आप किस पार्ट बनोगे। वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं थे, इन लोगों को नॉमिनेट करके पार्ट बना लिया गया बस। क्योंकि इंडिया के मैटर पर अगर डिस्कस करना है तो इंडियंस ही होने चाहिए ना। किस लिए बनाए गए ये लोग? इंडियन को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना, इसीलिए तो बनाए गए थे ना। इसीलिए दो मेंबर को उनका काउंसिल का पार्ट बना दिया गया कि इनके थ्रू अब आप डिस्कस करें कि इंडिया को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना दिया गया, इसीलिए बनाए गए थे। अगला, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म लिख लीजिए, यही नाम लेते हैं, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया। हम सब हम बिल्कुल ईयर से चल रहे हैं। अब बाकी हो गया था 1906 से शुरू करेंगे, फिर अब 1915 तक आएंगे।
फिर गांधीयन मूवमेंट एक साथ लेके सब चलेंगे। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया, ड्यू टू फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स in revoking the partition of Bengal, revolutionary terrorism started in India. Revolutionary terrorism started in India. ठीक है, ये क्या है जो मैं बता नहीं, एक जब मैंने पहले दिन ही बताया था कि मॉडरेट्स क्या कर रहे थे, वो केवल पिटीशन और प्रपोजल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट उससे उनसे एक कदम आगे बढ़े, बाइकॉट की बात करते हैं और स्वदेशी की बात करते हैं। अब चूंकि दोनों फेल हो चुके थे तो और आइडियोलॉजी आने की जरूरत थी जो इनको दहशत फैला बना सके, जिसकी वजह से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो वापस लिया जाए। इसलिए रेवोल्यूशनरी टेररिज्म शुरू हुआ इंडिया में। वही बात, मुलाकात बात और अब लात का समय आ चुका था। ये धुर्त है, ये नहीं समझेंगे। एक्टिव, हाँ, अभी तक पैसिव रेजिस्टेंस हो रहा था, अब एक्टिव रेजिस्टेंस की बात शुरू हो गई। सही है, एक्टिव रेजिस्टेंस की बात शुरू हो गई। अब ये शुरू कहा हुआ था, बेसिकली जो बड़े सेंटर्स थे, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, छोटे सेंटर पे भी सब बात नहीं पहुंची थी। जो बड़े बड़े सेंटर थे वहीं पे बात शुरू हो रही है। चलिए पहला हेडिंग डाल लीजिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़ा सुन लीजिए पहले। रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविज्म, जो एक्टिव, क्या बोला आपने, एक्टिव रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली ये महाराष्ट्र में स्वदेशी मूवमेंट की वजह से नहीं आया था, वहां पे हिस्ट्री ही रही थी। कब? जब मैंने आपको इससे पहले बर्मन डेक्कन राइट का एक बताया 1875 में, बता दें डेक्कन राइट, तो वहां पर वायलेंस पहले से मौजूद था। क्यों मौजूद था? क्योंकि यूथ जो है अब नेशनल मूवमेंट को में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यूथ क्लब, जिसे आज अखाड़ा कहते हैं, अखाड़ा, वो वहां पर पहले से स्टैब्लिश हो चुका था। और जब अखाड़ा में वर्जिश वर्जिश करोगे तो कहीं दिखाओगे भी ना, प्रैक्टिस में भी तो लाओगे। इस वजह से वहां के महाराष्ट्र के कल्चर में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के एलिमेंट जो थे पहले से एग्जिस्ट करते थे, जो हमने डेक्कन राइट के टाइम पीरियड में देखा था। स्वदेशी मूवमेंट से पहले एक और इवेंट हुआ 1897 में, जब चापेकर ब्रदर्स ने प्ले कमीशन के प्रेसिडेंट, कौन, क्या नाम था, रैंड और आयस्ट, इन दोनों की हत्या कर दी थी। ये स्वदेशी मूवमेंट से पहले हो रहा है, और एक्सट्रीमिस्ट भी अभी तक नहीं आया सीन में। मतलब महाराष्ट्र में इस टाइप की चीजें पहले से मौजूद थी, जिसको स्वदेशी मूवमेंट ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए। In the year 1896, 97, हाँ 96, 97, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर नाम था। चापेकर ब्रदर्स, क्या कौन कौन है? दामोदर और बालकृष्ण। They killed the president of Plague Commission. President of Plague Commission, Mr. Rand, R-E-N-D. Mr. Rand and his assistant, Ayest. Mr. Rand and Ayest. क्यों?
क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना था कि प्लेग के नाम पर जो सर्च हो रहा है हाउसेस में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मिसबिहेवियर किया जा रहा है वहां की वीमेन से। इस एट्रोसिटी के खिलाफ चापेकर ब्रदर्स ने इन्हीं को मार डाला, रैंड और आयस्ट को। इसके असिस्टेंट थे, सहयोगी। और चापेकर ब्रदर्स कौन थे? बेसिकली जो व्यायाम मंडल है, व्यायाम मंडल, और हिंदू धर्म संघ नामक एक ऑर्गेनाइजेशन था। हिंदू धर्म संघ, व्यायाम मंडल एक टाइप का अखाड़ा था वहां का। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हिंदू धर्म संघ। इससे जुड़े हुए ये लोग थे, हिंदू धर्म संघ। ठीक है। बाद में हुआ कि इनको पकड़ लिया गया और एक ही चीज होती, फांसी चढ़नी थी, फांसी चढ़ा दी गई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहीं पर, जो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कि एग्जाम में पूछा गया है, या इसी की हत्या को तिलक ने किससे कंपेयर किया है? जब शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, उसी की तुलना तिलक ने की। अगला पॉइंट लिख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक compared the murder of Mr. Rand, the murder of Mr. Rand with the killing of Shivaji of Afzal Khan, with the killing of Shivaji of Afzal Khan. Killing of Shivaji of Afzal Khan. ठीक। 1896-97 में महाराष्ट्र डेक्कन रीजन में प्लेग आया था। प्लेग में करना क्या था? जैसे कोरोना में नहीं था, आप लोगों को आइसोलेट करना है। प्लेग चूंकि कॉन्टेमिनेशन से होता था, फैलता था, तो इस आइसोलेशन के नाम पर ये घर में सर्च करते थे कि प्लेग से जो लोग पीड़ित हैं उनको हटाकर आइसोलेट कर दिया जाए। इसीलिए घर में सर्च किया जा रहा था। सर बिना किसी वारंट के सर्च कर रहे थे आइसोलेशन के लिए। बट कर क्या रहे थे? बेसिकली घर में आके मिसबिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा किया गया। ठीक है। और इसी की वजह से पहली बार तिलक को इंप्रिजनमेंट दिया गया था, इस कंपैरिजन की वजह से। तिलक वॉज imprisoned बिकॉज ऑफ दिस। तिलक वॉज imprisoned for a period of 18 months. For a period of 18 months. हाँ भैया, आप कंपेयर, एक सिडिशन एक्ट का पार्ट हो गया ना ये। 1897 में सिडिशन एक्ट 124A आ चुका था। जो आज आप 124A सुनते हो, उसी दिन सिडिशन एक्ट आ चुका था। राजद्रोह था ये। इस राजद्रोह के आधार पर मारे नहीं, बच गए। आज का टाइम होता पता नहीं क्या हो जाता। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहीं पर। तिलक वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर जेल में डाला गया। फ्री प्रेस, क्योंकि उनके वो तो कंपेयर कर रहे थे, प्रेस के पार्ट थे, लेकिन अब वो एक्ट कैसा था? सिडिशन एक्ट था। तिलक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज imprisoned for the free press, for the movement of free press, ऐसे लिख लीजिए। फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्री प्रेस, जो फ्री प्रेस का आंदोलन चल रहा था, उसमें पहले व्यक्ति जिनको जेल दी गई थी वो तिलक ही थे। अगला पॉइंट, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में बने, उनके बारे में लिख लीजिए। इन 1899 मित्र मेला, 1899 में मित्र मेला वॉज
फाउंडेड बाय या एस्टेब्लिश बाय सावरकर ब्रदर्स। सावरकर ब्रदर्स, वीडी सावरकर और जीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ये दो सावरकर हैं, आप लोग एक ही सावरकर नाम सुने, दो भाई थे, वीडी और जीडी। लिखिए, वॉज फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू अभिनव भारत सभा। दिस ऑर्गेनाइजेशन, मित्र मेला, वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू अभिनव भारत सभा इन द ईयर 1904। अभिनव भारत किस लिए? जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसी को बढ़ावा देने के लिए। 1904 फॉर प्रोपोगेटिंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये चेंज वेंज इसलिए लाया जाता था कि गवर्नमेंट ने जो सामने इंस्टीट्यूट था गवर्नमेंट उसे बैन कर दिया, तो सीक्रेट, गुप्त रूप से उसी संगठन के नाम पर एक अन्य संगठन, सीक्रेट संगठन बना दिया गया अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था अभिनव भारत। अब अभिनव भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे, वो लिख लो, अगला पॉइंट। अभिनव भारत, द मेंबर ऑफ अभिनव भारत, द मेंबर ऑफ अभिनव भारत पांडुरंग महादेव बापट। पांडुरंग महादेव बापट, बापट, हाँ, पांडुरंग महादेव बापट was sent to Paris, was sent to Paris, was sent to Paris to learn the art of making bomb, to learn the art of making bomb। देखिए, सब समझ जाइए, उसके बाद खुद डिसाइड करिएगा, उसके बाद खुद डिसाइड करिएगा कि उस टाइम पीरियड में बेहतर क्या था। लाठी बेहतर थी, बम बेहतर था, या जो भी बेहतर था, ये खुद डिसाइड करिए, खुद सोचिए। क्योंकि जब तक हम यूथ रहते हैं तब तक हमको ये लगता है कि हर काम गोली से और बंदूकों से और बम से चल सकता है, जब तक हम जवान हैं। और जितने भी रेवोल्यूशनरी मिलिटेंसी में लोग जुड़े हुए हैं सब 18, 20, 21, 22 वाले लोग ही। केवल एक व्यक्ति था जो एजेड भी है, वो है भी काबिल, वो रास बिहारी बोस था। वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था लेकिन वो मिलिटेंसी से पीछे कभी नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस भी तो 45 साल के आसपास ही तो थे, लेकिन रास बिहारी बोस 60 क्रॉस कर गए थे। वो व्यक्ति, उसको विश्वास था कि ये काम ऐसे ही चल सकता है। बाकी सब या तो उन्होंने बदल दिया, अरविंद घोष की तरह अपनी फील्ड ही बदल दी, कि उनको लगा ना आप स्पिरिचुअलिज्म का टाइम आ चुका है, बॉम्ब से काम नहीं चलेगा, तो वो पौंडीचेरी में चले गए, वहां पे स्पिरिचुअलिज्म करने लगे, या कुछ लोग मार दिए गए या कुछ लोगों को फांसी दे दी गई। बस एक व्यक्ति था, वो बस आखिरी तक टिका रहा कि भैया रेवोल्यूशन के थ्रू ही मूवमेंट लाया जा सकता है, मिलिटेंसी के थ्रू ही। अगला पॉइंट लिख लेना, अगला लिख लो। अनदर मेंबर ऑफ दिस सभा अनंत लक्ष्मण किरकिरे, अनंत लक्ष्मण किरकिरे, अनंत लक्ष्मण किरकिरे killed the magistrate of Nasik, killed the magistrate of Nasik। कौन था? जैक्सन। नासिक कौन थी? नासिक, हाँ आगे बताए। नासिक एक्चुअली नासिक कॉन्स्पिरेसी के दो पार्ट हैं। नासिक कॉन्स्पिरेसी यहां भी चला जब मदनलाल ढींगरा ने वहां पे मारा था, तो इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत सावरकर को इंडिया लाया गया, डिपोर्ट किया गया। यही लिख लो, चलो। जैक्सन, जैक्सन, मजिस्ट्रेट जैक्सन। और इसी की वजह से
जो केस चलाया गया था उसको नासिक कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया। 1909 1909 अभिनव भारत सभा को बैन किया गया और पहले जो सावरकर जी थे, जीडी सावरकर, पहले इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था, बाद में इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया और विनायक दामोदर सावरकर को फिर लंदन से लाया गया और उनको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया। ठीक है बस इतना लिखिए, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909। अगला आइए बंगाल में, महाराष्ट्र के बाद बंगाल। In Bengal, in the decade of 1870, in the decade of 1870, (1870) के डेकेड में क्या होता है, वहां पे जिम्नेजियम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अभी तो महाराष्ट्र में अखाड़ा चल रहे थे, अब कलकत्ता में भी जिम्नेजियम कॉन्सेप्ट है। ये सब था क्यों? बेसिकली ये मैसेज था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को कमजोर समझते थे, इंडियंस को, मतलब फिजिकली वो कमजोर समझते थे, तो उनको मैसेज देना, जो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ना था कि वी आर नॉट फिजिकली वीकर देन यू। इसीलिए यहां पे अखाड़ा सिस्टम शुरू हुआ था, जिम्नेजियम का कॉन्सेप्ट आया था और महाराष्ट्र में 1870 से ही ये शुरू हो चुका था। लिखिए अगला पॉइंट, इन 1870 द कॉन्सेप्ट ऑफ जिम्नेजियम वॉज स्टार्टेड। बाद में सलमान खान ने उसको मोनेटाइज कर दिया। सलमान खान, ये अर्नोल्ड, सलमान, यही लोग तो हैं। पहले था कि लड़ाई झगड़ा करना है। जब देश आजाद हुआ था 1970s 80s के आसपास, क्या होता था, जिम कौन जाता था? बाउंसर्स जाते थे, जिनको अरे संजय दत्त बाद में है। अपना एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन कभी जिम गया? उससे बड़ा कौन एक्शन स्टार रहा? वो उसको लगता था अरे हम जहां खड़े होते लाइन वहीं खड़ी कर देते हैं। ये कब हुआ? उस समय जिम में कौन जाता है? जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो बॉडीगार्ड्स होते थे, जो बड़े बड़े क्लब्स के बाउंसर्स होते थे, वो जा रहे हैं। जब अब 1980s में पहुंचते हैं तो जिम को क्या किसने लिया? किसने? जिम को, जिम से पैसे कमाए जा सकते, बाउंसर ही क्यों बने, हीरो बन सकते हैं। तो संजय दत्त, सन्नी देओल, इन लोगों ने शुरू किया। बाद में सल्लू भाई ने तो दिखाना, संजय दत्त और सन्नी देओल, इन्होंने शर्ट कभी नहीं उतारा था। किसी में फाइटिंग में शर्ट फट गई अलग बात है, डिलिबरेटली उन्होंने कभी शर्ट नहीं उतार के दिखा रहे। जब ये 1990s में पहुंचे और कौन सी मूवी आई, वो प्यार किया तो डरना क्या, तब वो शर्ट खोलने का टाइम शुरू हुआ। आप भैया देखो बॉडी में भी, तब भैया पैसा ही तो कमाना है। बाउंसर भी पैसे कमा रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो बॉडीगार्ड वही पैसे कमा रहे थे। बाद में इसको इस चीज से जोड़ दिया गया, लेकिन शुरू इस चीज के लिए नहीं हुआ था। शुरू इसलिए हुआ था कि भैया हम भी कम नहीं है, तुम भी काबिल नहीं हो, हम भी हैं। ठीक है, आगे। हाँ नहीं, अगर गलत कहें तो बता देना, लेकिन ऐसा ही है। आगे, in the decade of 1870s the concept of gymnasium was started to break the stereotype that Indians were weaker than Britishers. That Indians were weaker than Britishers. However, the real story of militant revolutionary started in the year 1902. Real story of militant nationalism, लिख लो सीधे, militant nationalism was started in the year 1902. When several Anushilan Samitis were established in Bengal. Anushilan Samitis were established in Bengal.
पहला लिखिए मिदनापुर। इस टाइम 1902 में 4 अनुशीलन समिति स्टैब्लिश की गई। पहली मिदनापुर में, और 3 अनुशीलन समिति कैलकाटा में। लिख लीजिए। हाँ, 1992 की ये सब। एक मिदनापुर में और 3 कलकत्ता में। जो मिदनापुर में स्टैब्लिश हुई थी वो किसने स्टैब्लिश की थी? लिखिए, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जो मिदनापुर में हुई है। ज्ञानेंद्र नाथ बसु। जो कलकत्ता में हुई है, लिख लीजिए, पहली स्टैब्लिश की थी सरला देवी ने। सरला देवी। दूसरा लिखिए, दूसरी जो समिति का नाम था, लिखिए क्या नाम था? आत्म उन्नति समिति। आत्म उन्नति समिति। आत्म उन्नति समिति स्टैब्लिश किसने की थी? लिख लीजिए, विपिन बिहारी गांगुली। विपिन बिहारी गांगुली, आत्म उन्नति समिति। और तीसरी अनुशीलन समिति स्टैब्लिश की थी, लिख लीजिए, किसने? सतीश चंद्र बसु। सतीश चंद्र बसु। विपिन बिहारी गांगुली, दूसरी वाली विपिन बिहारी गांगुली, और तीसरी है सतीश चंद्र बसु। However, the act of these committees, the act of these committees was started during Swadeshi movement. Was started during Swadeshi movement. ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम जो पहली अनुशीलन समिति स्टैब्लिश हुई थी वो थी ढाका अनुशीलन समिति 1906, जो कल मैंने लिखवाया था, पुलिंदास। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द फर्स्ट अनुशीलन समिति वॉज स्टैब्लिश एट ढाका। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द फर्स्ट अनुशीलन समिति वॉज स्टैब्लिश एट ढाका, नोन एज ढाका अनुशीलन समिति। by Pulindas. पुलिंदास। अगला, अनुशीलन समिति ऑफ कैलकाटा। अनुशीलन समिति ऑफ कैलकाटा ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज लेड बाय, 2 लोगों के नाम मिलते हैं। बरिंद्रनाथ घोष, वॉज लेड बाय बरिंद्रनाथ घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। बरिंद्रनाथ घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक मैगजीन स्टार्ट की थी, युगांतर। हाँ। A magazine was started by this people known as युगांतर। अब भैया कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो एग्जाम में पूछी गई है। एक नोट लिखिए, नोट, और कुछ मैगजीन के नाम लिख लीजिए। पहला नाम लिखिए, लिखो पहला नाम, बरिंद्रनाथ घोष। इनकी मैगजीन का नाम लिख लेना सामने, बरिंद्रनाथ घोष। मैगजीन का नाम
भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति। वर्तमान रणनीति दोनों, हाँ, इनकी है, बरिंद्रनाथ घोष की। क्या पहली कौन सी थी? भवानी मंदिर, मां भवानी, हाँ, जय भवानी। दूसरा वर्तमान रणनीति, अगला एक और नाम लिख लो, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय। अरे वाह। संध्या, मैगजीन का नाम संध्या। और क्या इंपॉर्टेंट है? ही वॉज द फर्स्ट हु कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, लिखो आगे लिख लो, गुरुदेव। ही वॉज द फर्स्ट हु कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। एक और नाम लिख लीजिए, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र। मैगजीन का नाम संजीवनी। मैगजीन का नाम संजीवनी। और इसमें क्या था कि इन्होंने ही पहली बार बाइकॉट की बात की थी। तो बाइकॉट जो कॉन्सेप्ट है, ये कृष्ण कुमार मित्र का ही दिया गया था, बाइकॉट। ही वॉज द फर्स्ट हु यूज्ड टर्म बाइकॉट। बहिष्कार की बात पहली बार इन्होंने की है, जिसको बाद में बहिष्कार एक्सट्रीमिस्ट ने ले लिया। वो कहा बहिष्कार मतलब सब चीज का बहिष्कार करो। एक चीज और लिख लेना, चूंकि पूछा गया इसलिए बता दे रहा हूं, कहीं नोट वोट करके लिख लेना कि युगांतर मैगजीन में ही एक बारिसाल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। बारिसाल कॉन्फ्रेंस, उस बारिसाल कॉन्फ्रेंस पीसफुल कॉन्फ्रेंस था, जिस पर पुलिस आके लाठीचार्ज कर देती है। ठीक, तो इस युगांतर मैगजीन में एक लाइन लिखी हुई थी इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। क्या कि अगर ये ब्रिटिशर्स तब तक नहीं जाएंगे जब तक 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथों को ऊपर नहीं उठा लेते। मतलब अगर इसे जीतना है तो सब भारतीयों को साथ आना होगा। इसको लिख लो जैसे तैसे कहीं भी, क्योंकि ये सब नोट नोट करके लिखते जाओ, कोई कुछ कहानी से अलग भी आ जाता है ना, पूछे गए क्वेश्चन से ये लोग। ठीक, अगला पॉइंट। अब भैया ऑर्गेनाइजेशन तो बन चुकी है, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा की डकैती डालनी शुरू की गई। ठीक, लिखो अगला पॉइंट, द फर्स्ट सोशल डकैती, सामाजिक डकैती थी। द फर्स्ट सोशल डकैती was done at Midnapur, sorry, at Rangpur, was done at Rangpur, रंगपुर 1906 में। अगला पॉइंट, बॉम्बे लिखिए, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बॉम्ब, पहले महाराष्ट्र में बम बन चुका है, अब ये लोग बम बना रहे हैं। बम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज स्टैब्लिश एट मणिकतल्ला, वॉज स्टैब्लिश एट मणिकतल्ला बाय हेमचंद्र कानूनगो। मणिकतल्ला बाय हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो।
हेमचंद्र कानूनगो। अब भैया इट्स टाइम फॉर एक्शन, बम बम बन गया, मारना भी है किसी को। अगला पॉइंट, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। खुदीराम बोस नाम नहीं पता था इनका? अरे यार ये तो दुख की बात है, इनका नाम नहीं पता। ये पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी इस सेंस में। यंगेस्ट थे, 18 साल की उम्र में। 15 ही थे? 15 13 ही तो बता रहे हैं। चलो ठीक है, यंगेस्ट थे, यंगेस्ट थे। चलो, इन लोग ने क्या किया, लिखो। बॉम्ब फेंका किसके ऊपर? जो मुजफ्फरनगर का मजिस्ट्रेट था। थ्रो द बम ऑन द मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरनगर। किंग्स फोर्ड नाम है इसका भैया, किंग्स फोर्ड, मुजफ्फरनगर। हाँ, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर होगा यार, बिहार में पुर है ना, मुजफ्फरनगर तो अपने यहाँ है। मुजफ्फरपुर, मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरनगर तो अपने हैं यूपी में। ये सब बंगाल। किंग्स फोर्ड, किंग्स फोर्ड। अब बेचारा ये तो बच गया, धोखे से बाकी लोग मर गए, उसमें 2 महिलाएं भी मर गई। अब हुआ क्या कि प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। लिख लो चाहो तो, प्रफुल्ल चाकी कमिटेड सुसाइड एंड खुदीराम बोस was given capital punishment. पनिशमेंट। ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, इसको कहा गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देखो ब्रिटिशर्स बहुत तेज थे, वो किसी को ऐसे फांसी नहीं चढ़ाते थे, पूरा दिखाते थे, पूरा लॉ, पूरा जो भी इनके होते थे, लीगल हियरिंग्स होती थी, उसके बाद डिसीजन देते थे वो फांसी में चढ़ा रहे हैं। तो जो पूरी हियरिंग हो रही थी, इसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया गया। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और इसी केस के थ्रू हुआ क्या क्या, एक तो जो मणिक तल्ला में जो बॉम्ब यूनिट थी उस पर कब्जा कर लिया गया, और अरविंद घोष को जेल में डाल दिया गया। अगला पॉइंट, अंडर दिस कॉन्स्पिरेसी केस the bomb unit at Manik Talla was seized. The bomb unit at Manik Talla was seized and Arbind Ghosh and his brother Barindra Ghosh were arrested. Barindra Ghosh was arrested. अब भैया इसी अरेस्ट के बाद में अरविंद घोष ने कहा कि जेल में उनको ईश्वर के दर्शन हो गए। बाद वो उनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने बाद में एक्टिव मिलिटेंसी को छोड़ दिया, बाद में अरेविले चले गए पौंडीचेरी में और स्पिरिचुअलिज्म की टीचिंग देने लगे। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट आता है हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। हावड़ा, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। अब हुआ क्या था, जब खुदीराम बोस पर जब लीगल ट्रायल चल रहा था तो एक गवाह मिल गया, नरेंद्र गोसाई। वो गवर्नमेंट का उस समय गवाह बन गया। ठीक, अब उसी की गवाही पर ही खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। इस नरेंद्र गोसाई को जेल में ही कुछ लोगों ने मार दिया, पता ही नहीं चला किसने मारा। भैया सरकारी गवाह था तो अंदर ही ठोक दिया गया।
अब उसके केस का, अब पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो उसमें एक डीएसपी थे, उस डीएसपी को अपॉइंट किया गया और डीएसपी को बाद में किसी ने मार दिया, जिसके लिए पूरा हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस चला। तो अगला पॉइंट लिखिए, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। अभी नरेंद्र गोसाई वाला चाहो तो लिख लेना। सरकारी गवाह क्या होता है, क्या बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं, गवर्नमेंट विटनेस। चलो लिख लो, समझने के लिए गवर्नमेंट विटनेस से लिख लो। चलो, द गवर्नमेंट विटनेस ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ खुदीराम बोस, द गवर्नमेंट विटनेस नरेंद्र गोसाई ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ खुदीराम बोस was murdered in the jail, was murdered in the jail। कौन, ये पूरी टीम के मेंबर थे ना। अब सरकारी गवाह कौन बनेगा, जो उसको पता हो कि ऐसा हो रहा है। ये सब टीम के मेंबर थे, बाद में मुकर गए, धोखा दे गए, तभी तो मारे नहीं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धोखे की सजा मौत है। चलिए आगे, अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट, चलिए। वॉज किल्ड इन जेल, वॉज किल्ड इन जेल, अगला पॉइंट लिख लो। द इन्वेस्टिगेशन वॉज डन बाय, द इन्वेस्टिगेशन वॉज डन बाय डीएसपी शमसुल आलम, डीएसपी शमसुल आलम, शमसुल आलम। अब इस शमसुल आलम, भैया ये भी तो गलत कर रहा था ना, अब इस शमसुल आलम को मार दिया जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। अगला पॉइंट, तुम भी मारे गए, चलो ठीक है, आगे लिख लो। शमसुल आलम, डीएसपी शमसुल आलम वॉज किल्ड बाय, द डीएसपी शमसुल आलम वॉज किल्ड बाय जतिंद्र मुखर्जी, जतिंद्र मुखर्जी, who was known as बाघा जतिन, बाघा जतिन, मतलब पहले से फेमस थी बाघा जतिन के नाम से। इन्होंने शमसुल आलम को मारा और ये पूरी जो केस बना, इसको हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस बोला गया। शमसुल आलम के मारने पर जतिंद्र नाथ मुखर्जी पर केस चला, जिसको हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। लेकिन जतिंद्र नाथ मुखर्जी जैसे तैसे इस केस से बच गए। लेकिन हुआ क्या, ये माने तभी भी नहीं। एक और प्लान इन्होंने बनाया, एक और प्लान बनाया जिसको कहते हैं जिमरमैन प्लान। अगला पॉइंट लिखो, जिमरमैन, हाँ, जिमरमैन प्लान। जिमरमैन, this was a plan, this was a plan to initiate a mutiny in India, to initiate a mutiny in India with the help of arms, with the help of arms smuggled by Germany, smuggled by Germany। क्या बोला, पड़ोसी पूछ लो यार। स्मगल्ड बाय जर्मनी, क्या क्या लाइन फिर से बोलो। इन इंडिया, दिखा दूंगा आपको। विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स स्मगल्ड बाय जर्मनी, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स स्मगल्ड बाय जर्मनी। इस पूरे प्लानिंग को ही जिमरमैन प्लान बोला गया। एक्चुअल में उस समय तक 1913 में एक बर्लिन कमेटी जर्मनी में भी स्टैब्लिश हो चुकी थी। अब इसकी चर्चा आगे करेंगे। जतिन मुखर्जी ने उस कमेटी के साथ मिलकर वहीं से वो स्मगलिंग करेंगे, जहां आर्म्स पहुंचाएंगे और इस आर्म्स की मदद से एक म्यूटनी फिर से छेड़नी थी, जैसा 1857 में हुआ था। वो फिर से इसको शुरू करना चाहते थे, बट हुआ क्या, फाइनली भारत में धोखेबाज बहुत सारे हैं।
ये इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल गया और फाइनली ये बालासोर में इनकी डेथ हो गई। लिखिए हाउ जिमरमैन प्लान लिख लिया ना। हाउ एवर दिस इंफॉर्मेशन वॉज लीक्ड टू ब्रिटिशर्स and Jatinder Nath Mukherjee was killed in an open shootout, या ओपन शूटआउट अच्छा वर्ड नहीं, गन बैटल, दोनों तरफ लड़ाई चल रही थी, was killed in an open gun battle at Balasore. अब लिखिए ये 1915 तक बंगाल में मिलिटेंसी ऐसी चली। अब आइए दिल्ली में, अगली हेडिंग डालिए दिल्ली, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ये क्या है? चलिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग्स पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ shifting of capital from Calcutta to Delhi, the Governor General Lord Hardings was bombed by several Indians. However, he escaped. This whole conspiracy took under the leadership of रास बिहारी बोस। ये है बोस, वो थे घोष बेचारे मॉडरेट थे और ये सुपर एक्सट्रीमिस्ट थे, सुपर एक्सट्रीमिस्ट थे। हाँ, रास बिहारी बोस। दिस होल कॉन्स्पिरेसी वॉज लेड बाय रास बिहारी बोस। बट हुआ क्या, बेचारे रास बिहारी बोस तो निकल लिए, बट बाकी जो मेंबर थे वो फंस गए और सबको चढ़ा दिया गया फांसी पे। अगला पॉइंट, रास बिहारी बोस escaped to Japan. But other members named as, लिख लो चारों मेंबर का नाम, कौन कौन? बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी और अमीर चंद वर गिवन कैपिटल पनिशमेंट। अमीर चंद वर गिवन कैपिटल पनिशमेंट। अच्छा देखो, इतने लोग हैं, हम उनके नाम तक नहीं जानते हैं। मतलब पूरी एक बुक, हिस्ट्री की बुक में एक बार अमीर चंद लिख के खत्म। और एक जान, अगर हम ही सोचो, हम ही लोग को सोचो, हम तो कह रहे कि फांसी पे चढ़ना है, हमारे लिए तो हमने सब कुछ दे दिया और बेचारा इतिहास हमें एक वर्ड में लिख के खो जाए, मतलब भूल जाए। हाँ, उनके साथ और बुरा है। तो ऐसे बहुत सारे हीरोज हमें नाम तक नहीं पता। तभी भी गवर्नमेंट अगर आजादी के अमृत उत्सव में अगर कुछ ऐसे लीडर्स का या जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया है उनके नाम लिख रही है तो एक अच्छा इनिशिएटिव है।
कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं है। आप उनकी फैमिलीज में जाएंगे तो पता चलेगा उनके पड़बाबा भी फांसी पे चढ़े थे, लेकिन पड़बाबा का नाम ही नहीं पता थे कौन। चलिए आगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहा जाता है कि चोरी के केस में 1942 में जेल गए थे, आज वो भी फ्रीडम फाइटर बन गए। नहीं, सच्चाई है। उस समय जितने भी लोग जेल में थे उन सबको, उनको ये मान लिया गया ना, ये देश आजाद कराने के लिए जेल में गए थे, तो सब तो जेल में आजाद कराने के लिए नहीं गए होंगे। कुछ क्राइम, बाकी क्राइम पे गए होंगे, जेब कतरे होंगे, बाकी लोग भी जेल गए होंगे, सब फ्रीडम फाइटर्स। तो बेचारे जिनको मिलना चाहिए था उन्हें हम जानते तक नहीं है, ना पेंशन ना कुछ, बाकी आज फ्रीडम फाइटर हो गए और उनकी पुश्तें नौकरी पा गई हैं, 2-3 जनरेशन नौकरी पा गई। चलिए आगे। पंजाब, पंजाब में पंजाब, जतिन मोहन चैटर्जी, जतिन मोहन चैटर्जी इस्टेब्लिश्ड भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी एट सहारनपुर, एट सहारनपुर। अगला जो इंपॉर्टेंट नाम मिलता है वो अजीत सिंह का है, देखिए अजीत सिंह इस्टेब्लिश्ड अंजुमाने मुहिब्बाने वतन। हाँ लिख दे रहे भैया, अंजुमने, अंजुमाने मुहिब्बाने वतन। अंजुमाने मुहिब्बाने वतन। अंजुमाने मुहिब्बाने वतन। He also started a newspaper known as Bharat Mata. He also started a newspaper known as Bharat Mata. अब भैया अब इनकी इन रेवोल्यूशनरी गतिविधियों के कारण गवर्नमेंट इनको बाहर कर दिया, देश निकाला, लेकिन व्यक्ति वहां भी नहीं माना। वहां जाके वो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे। उर्दू का मतलब है अंजुमन का, अंजुमन मोहब्बत आना, क्या अंजुमन मोहिब्बाने वतन, पता नहीं क्या, मोहिब्बाने से मोहब्बत समझ में आ रहा है, अंजुमन क्या, अंजुमन समझ में आ रहा है, इसी का मतलब होगा। अंजुमन ये नहीं होता, अंजुमन मतलब ये नहीं होता। अंजुमन मतलब क्या होता है? अच्छा, आज हमारा वो आया नहीं, इसको पता था। अंजुमने कुछ भी होगा, अंजुमन कल बता देंगे। अंजुमन में, अंजुमन सच बाग को कहते हैं, महफिल सभा, इस अंजुमन में आपको आना था। ओह सॉरी, बाद में इरशाद, इरशाद, इरशाद। चलिए आइए अगला पॉइंट। इन्होंने बोला रेखा याद आने लगी, चलिए रेखा ही है ना। चलिए, उमराव जान, नहीं वो गाना उसी मूवी का, उमराव जान का ही। एक अब तो नहीं, लेकिन आज से कुछ साल पहले एक धुन बता दो, पिक्चर बता देता था। अब ये सुबह मुझे कोई मूवी बता रहे थे वो केके की, तो इन्होंने जिस हिसाब से गाना गाया कि क्या क्या बोला तूने, क्या आपको, मैंने कहा केके आता कौन सा गाना गा रहा है, फिर मैंने दिमाग में गुनगुनाया, मैंने कहा अरे यार ये कहाँ के कहाँ गाना उन्होंने जोड़ दिया, वो तो माहौल बना देता था। चलिए आगे। अगला पॉइंट, मद्रास, मद्रास, यहां लिखिए मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी, नीलकंठ ब्रह्मचारी एंड
वंची अय्यर, नीलकंठ ब्रह्मचारी एंड वंची अय्यर। नीलकंठ ब्रह्मचारी एंड वंची अय्यर established भारत माता समिति, established भारत माता समिति। अब अगला है जो एक बार यूपीएससी में पूछा गया है, वंची अय्यर, अगला पॉइंट लिखो, वंची अय्यर, वंची अय्यर killed the judge of Tennivelli, Tennivelli, जज का क्या नाम था? ओशे, ओशे, ऐशे ओशे, ओशे था वैसे, ओशे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसको अरेंज करना था क्रोनोलॉजी में, सारे इवेंट्स दिए गए थे और आपको अरेंज करना था। ठीक है, मैं एक साथ इसलिए लेके चला, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना आसान रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कठिन, एक्चुअल में जीएस में क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं पूछता है कि आपने कभी सुना ही ना हो। क्वेश्चन वो यही पूछता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैसी, आपको पूरे इवेंट की सीरीज याद है कि नहीं, या पूरा स्टोरी कैसे घटी थी। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। कब? इन द ईयर 1911, इन द ईयर 1911, इन द ईयर 1911। अगली हेडिंग डाल लो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। आशे ने किया। अगला, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। पहला, इन द ईयर 1905, 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा established इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी एट लंदन, इंडिया होम रूल सोसाइटी एट लंदन। This society was also known as India House. This society was also known as India House. India House published a newspaper known as Indian Sociologist, known as Indian Sociologist. The other member of this society were, the other members of this society were सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा एंड लाला हरदयाल। ढींगरा, लाला हरदयाल, जिन्होंने बाद में अमेरिका में गदर पार्टी स्टैब्लिश किया, सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। अगला, मदन लाल ढींगरा किल्ड कर्जन वाइली,
killed Curzon Wiley. Who was the political advisor of Curzon? Who was the political advisor of Secretary of State of India? Political advisor of Secretary of State of India. अब इनकी मारने की वजह से फिर से नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चला है जब विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से इंडिया लाया गया। अगला पॉइंट लिखो। आफ्टर दिस मर्डर, मदनलाल ढींगरा को तो जो होना था हुआ ही, फांसी। और उसके बाद जो बाकी मेंबर्स थे जिसमें मेन थे सावरकर, उनको इंडिया लाया गया और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उन पर भी ट्रायल किया गया। अगला पॉइंट। आफ्टर दिस मर्डर, विनायक दामोदर सावरकर was brought to India and a trial was made on him, was brought to India and a trial was made on him under Nasik conspiracy case. Under Nasik conspiracy case. अगला लिखिए, मैडम कामा। मैडम कामा, भिकाजी रुस्तम जी कामा करके, मैडम कामा लिख लो बस। हाँ, टाइम हो गया, 5 मिनट लिख लो। हाँ, फिजिक्स की। चलिए, हाँ चलिए।